प्रिय दर्शकों, एक बार फिर डी के मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्रिय दर्शकों, इन 3 कारणों से एक बहू अपने सास ससुर पर अत्याचार करने लगती है। दर्शक बंधु, कभी सोचा है कि जिस बहू को घर की लक्ष्मी मानकर लाया जाता है, वही लक्ष्मी कभी कभी क्यों घर का सबसे बड़ा संकट बन जाती है? क्या कोई लड़की बचपन से ही अपने ससुराल वालों को परेशान करने का सपना देखती है? क्या कोई बहू जानबूझकर ऐसा करती है, या फिर इसके पीछे कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनके बारे में हम अक्सर सोचते ही नहीं? आज हम उन 3 बड़े कारणों पर बात करेंगे जो किसी भी बहू को इस हद तक मजबूर कर देते हैं कि वह ससुराल वालों पर अत्याचार करने लगे। ये कारण कहीं न कहीं हमारे समाज से जुड़े हैं, हमारे परिवारों से जुड़े हैं और सबसे जरूरी हमारी मानसिकता से जुड़े हैं। तो चलिए जानते हैं वो 3 सबसे बड़े कारण जिनकी वजह से एक बहू अपने सास ससुर पर अत्याचार करने लगती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले निवेदन है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। वृद्धाश्रम में आए हुए आरती को 2 वर्ष हो गए। वह अपने दिन प्रभु की रचना में व्यतीत करती, पेड़ पौधों की देखभाल करना, कभी किसी पौधे को सहलाना, कभी सूखते हुए पत्तों को फिर से खिलने का संकल्प दिलाना। हर पौधा उसके लिए मानो कोई दिव्य आत्मा थी जिससे वह प्रेम पूर्वक जुड़ी हुई थी। जब कोई पत्ता मुरझा जाता तो वह अपनी करुणा और सेवा से उसे फिर से जीवन दे देती। यह वृद्धाश्रम जबलपुर शहर से कुछ दूरी पर था। शांत वातावरण में स्थित इस स्थान में करीब 200 आत्माएं थीं, जिनमें से कई को उनके अपनों ने इस संसार में अकेला छोड़ दिया था। किसी को पता भी न चला कि उनके भाग्य ने कब करवट ली और वे इस आश्रम की शरण में आ गए। किसी माँ को उसकी बहू स्वीकार न कर सकी तो किसी संतान ने माता पिता को विदेश जाकर छोड़ दिया। हर आत्मा की अपनी एक अलग कहानी थी, लेकिन अब वे सभी प्रभु की मर्जी को स्वीकार कर मिलजुल कर जीवन को सरल और संतोषजनक बनाने का प्रयास कर रहे थे। यहाँ रहने वाले सभी अपने अपने ढंग से समय व्यतीत करते थे। कोई भजन कीर्तन में मग्न रहता, कोई रामायण और गीता का पाठ करता, कोई पुरानी यादों को सुनाता, तो कोई रेडियो पर पुराने भजन सुनकर अपने दिन गुजारता। महिलाएं अपनी खाली समय में हाथों के कौशल को निखारती और कुछ प्रभु भक्ति में ध्यान लगाती। लेकिन आरती बस एक ही सेवा में लगी रहती, इन बेजुबान वृक्षों को जीवन देने में। आरती का एकमात्र पुत्र था जिसके उज्जवल भविष्य के लिए उसने और उसके पति ने दिन रात परिश्रम किया। माता पिता का सपना होता है कि उनका पुत्र उन्नति करे, और उसी सोच के साथ आरती ने भी अपने बेटे को विदेश भेजने का निर्णय लिया। लेकिन इसी बीच उसके पति का देहांत हो गया। जीवन की इस दौड़ में उसने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया था। जब पति का साया सिर से उठा तो सरकारी आवास भी छोड़ना पड़ा। वर्षों की बसाई हुई दुनिया देखते ही देखते बिखर गई। कुछ समय बाद बेटा छुट्टियों में घर आया और अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ गया, यह कहकर कि वह शीघ्र ही लेने आएगा। कुछ समय तक आरती ने बेटे को फोन किया, लेकिन धीरे धीरे उसे सत्य का बोध हो गया। उसने अपने मन को शांत कर लिया और यहाँ के लोगों के साथ अपने मन को प्रभु की इच्छा में अर्पित कर दिया। अब वह समझ चुकी थी कि उसके बेटे ने जो कहा था वह कभी पूरा नहीं होगा। यही उसका नया ठिकाना है, और अगर वह समय रहते अपनी ममता को प्रभु भक्ति में नहीं बदलेगी तो यह 4 दीवारी उसे जीवित नहीं रहने देगी। एक दिन हमेशा की तरह आरती अपने वृक्षों को जल देकर उनसे वार्तालाप कर रही थी। फूलों को खिलते और महकते देखकर उसके मुख पर भी एक मधुर मुस्कान आ गई। वह इसी सेवा में लीन थी कि किसी ने उसे नाम से पुकारा, आरती। वह क्षण भर के लिए ठिठक गई। यहाँ तो सभी उसे अम्मा कहकर बुलाते थे। उसने सोचा कि यह उसका भ्रम होगा और पुनः अपने कार्य में लग गई। लेकिन जब दोबारा वही नाम सुनाई पड़ा तो उसने मुड़कर देखा। सामने एक वृद्ध व्यक्ति खड़ा था। उसे पहचानने का प्रयास करते हुए वह उसके निकट गई। फिर जैसे ही उसने उसके चेहरे को ध्यान से देखा, उसके मुख से निकला, प्रतीक, तुम। प्रतीक हल्के से मुस्कुराया। हाँ, मुझे विश्वास नहीं था कि इतने वर्षों बाद भी तुम मुझे एक ही बार में पहचान लोगी। आरती भी मुस्कुरा उठी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी शांति थी। वह धीरे से बोली, तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ जो पहचान नहीं पाती। प्रतीक उसे भावुक दृष्टि से देखते हुए बोला, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुमसे मेरी भेंट यहाँ होगी। आरती ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यही तो प्रभु की लीला है प्रतीक। जो हम सोचते हैं वह होता नहीं, और जो होता है वह सोच से परे होता है। खैर रहने दो, चलो कहीं बैठते हैं। दोनों बगीचे में एक शांत कोने में बैठ गए। प्रतीक बोला, मैं 2 दिन से अपने मित्र के साथ यहाँ के कार्यालय आ रहा था। जब तुम्हें देखा तो विश्वास नहीं हुआ कि तुम यहाँ कैसे हो सकती हो। मैंने सोचा तुम भी अपने बेटे के साथ विदेश में होगी।
फिर जब स्टाफ से तुम्हारे बारे में पूछा तो उन्होंने भी तुम्हारा नाम आरती ही बताया। तब मैंने सोचा कम से कम यह तसल्ली कर लूं कि तुम वही आरती तो नहीं जिसे मैं जानता था। आरती ने शांत स्वर में पूछा, तो क्या पाया तुमने? प्रतीक ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, जो पाया वह अब मेरे सामने है। आरती ने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हें किसने बताया कि मेरा बेटा विदेश में रहता है? प्रतीक ने आरती की ओर प्रेम भरी दृष्टि से देखा और कहा, जो सच में चाहते हैं वे हमेशा अपनी चाहत की खबर रखते हैं। आरती मुस्कुराते हुए बोली, तुम अब भी वैसे ही हो, कभी गंभीर नहीं हो सकते। आज भी वही पुरानी आदतें, मजाक करना नहीं छोड़ा। प्रतीक कुछ कहने ही वाला था कि आरती ने पहले ही पूछ लिया, अच्छा बताओ तुम जबलपुर में क्या कर रहे हो? तुम्हारी पत्नी और बच्चे कैसे हैं? प्रतीक ने एक लंबी सांस ली और हल्की उदासी से कहा, पत्नी को इस दुनिया से गए 9 साल हो गए। आरती आश्चर्य में पड़ गई। मतलब? प्रतीक ने हल्के से सिर हिलाया, हाँ, उसे गुजरे 9 साल हो गए। मेरे 2 बेटे हैं जो अपने अपने घरों में बस चुके हैं। मैं कभी बड़े बेटे के पास तो कभी छोटे के पास 2-2 महीने बिताकर अपना जीवन बिता रहा हूँ। आरती ने सहानुभूति भरे स्वर में कहा। ओह, प्रतीक ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, एक अच्छी बात यह है कि मेरी पेंशन आती है, नहीं तो कभी कभी सोचता हूँ अगर बेटों पर निर्भर होता तो क्या होता। आरती ने भी संतोष भरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, मेरा भी गुजारा इसी पेंशन से चलता है। फिर अचानक मुस्कुराते हुए बोली, याद है प्रतीक, बचपन में हम खिलौनों से कितना खेलते थे, लेकिन यह कभी नहीं सोचा था कि खुद ही जीवन के हाथों खिलौना बन जाएंगे। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। आरती की आंखों में इस स्थान पर रहने की झिझक थी और प्रतीक के अचानक मिलने से वह थोड़ी असहज महसूस कर रही थी। वहीं प्रतीक भी मन ही मन विचलित था। आरती जो कभी उसके हृदय में बसी थी, वही आरती आज इस वृद्धाश्रम में मिलेगी, यह उसने कभी नहीं सोचा था। आरती ने अचानक संकोच भरे स्वर में पूछा, प्रतीक तुम यहाँ? प्रतीक उसकी चिंता समझ गया और हंसते हुए बोला, चिंता मत करो, मैं यहाँ रहने नहीं आया हूँ। जिस दोस्त के साथ आया हूँ वह यहाँ रहने का सोच रहा है। आरती ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? प्रतीक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब उसे भी लगने लगा है कि किसी के फेंकने से पहले खुद ही अपना ठिकाना बदल लेना बेहतर है। दोनों के दिलों में हलचल मची हुई थी। वे दोनों ही अफसोस से एक दूसरे को देख रहे थे। आरती की नजरें बार बार झुक रही थीं, जबकि प्रतीक उसे गहरी नजरों से देख रहा था। वर्षों बाद मिले दोनों, लेकिन इस मिलन की खुशी भी व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। इतने में प्रतीक के साथ आए मिस्टर कुलकर्णी ने आवाज दी, प्रतीक उठते हुए बोला, आरती, मैं कल फिर आऊंगा और कल हम दोनों कहीं बाहर चलेंगे। जाते जाते प्रतीक बार बार पीछे मुड़कर देखता रहा, इस उम्मीद में कि शायद आरती उसे रोक लेगी, आवाज देगी। वर्षों से यही चाह तो रहा था, लेकिन आरती पहले भी खामोश थी और आज भी चुप ही रही। बस उसकी नजरों ने ही प्रतीक को जाते हुए देखा। इतने वर्षों बाद यह पहली मुलाकात हुई थी और जीवन के इस मोड़ पर इस रूप में मिलेंगे ये तो कभी सोचा भी नहीं था। प्रतीक जो कभी लंबा दुबला पतला हुआ करता था, उसके बाल अब पूरी तरह सफेद हो चुके थे और शरीर भी पहले जैसा नहीं रहा। आरती ने खुद की ओर नजर घुमाई, आईने के पास जाकर हल्के से मुस्कुराई और खुद से बोली, मैं भी कितनी पागल हूँ। प्रतीक को अदरक कह रही थी और खुद पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। मेरे भी बाल सफेद हो गए हैं, शरीर भी बेडौल हो चुका है, चेहरे पर तजुर्बे की इतनी लकीरें उभर आई हैं, लेकिन कभी गौर ही नहीं किया। आज प्रतीक को देखने के बाद पहली बार उसने आईने में खुद को देखा था। सच ही तो है, उम्र बीत गई जिम्मेदारियां निभाते निभाते और कभी खुद पर ध्यान ही नहीं दिया कि ये झुर्रियां अब चेहरे की मासूमियत को ढकने लगी हैं। आज अचानक प्रतीक को देखकर आरती ने पहली बार खुद को आईने में देखा तो एहसास हुआ कि जीवन की राहों पर चलते चलते वह भी 50-55 की हो चुकी है। मन में एक विचार उमड़ पड़ा, प्रतीक मुझे देखकर क्या सोच रहा होगा। इस सोच में डूबी आरती कहीं खो गई। प्रतीक हमेशा से राजेश खन्ना का बहुत बड़ा प्रशंसक था। वह उसी की तरह बाल संवारता, उसी की तरह बात करता। उसकी आंखों में भी वही शरारत थी, वही इशारे जिनसे वह लोगों को मोह लेता। उसकी मुस्कान में एक अलग आकर्षण था और जब वह बोलता तो लोग बस उसे सुनते ही रहते। आरती और प्रतीक एक ही मोहल्ले में पले बढ़े थे। उनका स्नेह बचपन से ही अंकुरित हो गया था, लेकिन घर वालों को इसकी भनक तक नहीं लगी। प्रतीक जहां मस्तीखोर और चंचल था, वहीं आरती संकोची और शर्मीली। प्रतीक अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त करता, पर आरती बस अपने मन में ही सब कुछ रख लेती। प्रतीक अक्सर अपनी बहन शोभा के बहाने आरती के घर के चक्कर लगाया करता, क्योंकि शोभा आरती की सहेली थी। गणित में कमजोर शोभा की पढ़ाई में मदद करने का बहाना बनाकर प्रतीक आरती से भी बातचीत कर लेता। इसी बीच उनका स्नेह गहराता चला गया। जब प्रतीक राजेश खन्ना की तरह आंखों से इशारे करता तो आरती शर्म से लाल हो जाती।
स्कूल से कॉलेज तक की यात्रा दोनों के लिए आनंदमयी रही, लेकिन फिर आरती के लिए विवाह प्रस्ताव आने लगे। दूसरी ओर प्रतीक अभी भी नौकरी की तलाश में था। एक दिन आरती ने चिंता भरे स्वर में कहा, प्रतीक, घर में मेरी शादी की बात चल रही है, लगता है इस साल ब्याह कर देंगे। प्रतीक ने जवाब दिया, मैं कोशिश कर रहा हूँ, कई जगह आवेदन किया है, बस थोड़ी देर और। आरती ने दृढ़ता से कहा, मुझे तुमसे ही विवाह करना है, सब कुछ तुम्हें ही करना होगा, मेरे घर जाकर बात करनी होगी। प्रतीक ने उदासी से कहा, काश नौकरी मिल जाती तो मैं खुद ही तुम्हारा हाथ मांगने आ जाता। आरती ने भावुक होकर कहा, मुझे डर लग रहा है प्रतीक, कहीं किसी और से मेरी शादी ना हो जाए। प्रतीक ने आश्वासन दिया, ऐसा मत कहो आरती, तुम सिर्फ मेरी हो। लेकिन भाग्य की इच्छा कुछ और थी। प्रतीक बार बार कहता रहा कि अपने घर में सबको सच्चाई बता दो, पर आरती को लगा कि यह बात तभी होनी चाहिए जब प्रतीक को नौकरी मिल जाए। प्रतीक ने कई प्रयास किए, पर उसकी नौकरी लग नहीं रही थी। इसी बीच आरती के लिए एक सरकारी अधिकारी का रिश्ता आ गया और घर वालों ने बिना विलंब किए शादी तय कर दी। आरती का हृदय टूट चुका था और प्रतीक तो मानो पागल ही हो गया था। उसने आरती से मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहा। भाग्य का खेल देखिए, जिस दिन आरती का विवाह होना था उसी दिन प्रतीक के हाथ में उसका नियुक्ति पत्र आ गया। आरती की डोली उठने ही वाली थी, द्वार पर बारात सजी थी, घर में उल्लास का माहौल था। इसी बीच प्रतीक ने अपनी बहन शोभा के हाथों एक चिट्ठी भिजवाई। उन दिनों प्रेमियों की भावनाएं मोबाइल में नहीं, खतों में लिखी जाती थी। आरती अपने विवाह की पोशाक में सजी धजी बैठी थी। तभी शोभा आई और बोली, भैया ने यह पत्र भेजा है, पढ़ लो। आरती ने कांपते हाथों से पत्र खोला। आरती, ये कैसी किस्मत है मेरी, जिस दिन तुम्हारी शादी हो रही है उसी दिन मेरी नौकरी लग गई, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। मैं तुम्हारा पिछले दरवाजे पर इंतजार कर रहा हूँ। आ जाओ आरती, हम भागकर शादी कर लेंगे। तुम्हारे बिना मैं नहीं जी पाऊंगा। आज हिम्मत दिखाओ, वरना हम सदा के लिए बिछड़ जाएंगे। तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा, प्रतीक। पत्र पढ़ते ही आरती की आंखों से आंसू बहने लगे। शोभा ने व्याकुल होकर कहा, क्या फैसला किया तुमने? भैया का साथ दोगी ना? आरती ने भारी मन से कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, कुछ नहीं हो सकता। शोभा ने आरती का हाथ पकड़कर कहा, पागल मत बनो, अब भी सब कुछ हो सकता है। लौट जाओ भैया के पास, भैया बहुत प्यार करते हैं तुमसे। तभी आरती की माँ कमरे में आई और कहा, शोभा, आरती को ले आओ, माला बदलने का समय हो गया है। यह कहकर आरती की माँ नीचे चली गई और आरती ने चिट्ठी को फाड़कर खिड़की से बाहर फेंक दिया। शोभा ने घबराकर कहा, आरती, ये क्या किया तुमने? आरती ने शांत स्वर में उत्तर दिया, शोभा, मैं ये सब नहीं कर सकती। शोभा उसे समझाना चाहती थी, लेकिन आरती ने उसे रोक दिया और नीचे जाने के लिए तैयार हो गई। उसने वही किया जो उसे उचित लगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ वह और प्रतीक नहीं थे, बल्कि कई और जीवन भी जुड़े हुए थे। वह जानती थी कि यदि वह प्रतीक का साथ देती तो बहुत से लोगों की भावनाएं आहत होती। इसलिए उसने वही स्वीकार किया जिसमें सभी का कल्याण था और वह एक पवित्र बंधन में बंध गई। दूसरी ओर प्रतीक स्तब्ध था। आरती को न आता देख वह समझ नहीं पा रहा था कि इस पत्र को देखकर वह रोए या हंसे। उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी और अब वह वापस भी नहीं आ सकती थी। इधर शहनाई की मधुर ध्वनि गूंज रही थी और उधर प्रतीक भीतर से टूट रहा था। आज उसके सामने ही आरती उससे बहुत दूर जा रही थी। उसका दिल जैसे बेकाबू हो गया था। विवाह की शहनाई उसके कानों में जैसे एक पीड़ा बनकर चुभ रही थी। उसने अपने दोनों हाथों से कान बंद कर लिए और बार बार उस कागज को देखने लगा, जो कुछ दिन पहले तक उसके जीवन की सबसे बड़ी जरूरत थी। जब पगफेरे के समय आरती लौटी तो उसकी नजर प्रतीक के अपॉइंटमेंट लेटर पर पड़ी। उसे देखकर वह खुद को रोक नहीं पाई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। प्यार की सारी कस्में, वादे, सब कुछ इस कागज के मोहताज हो गए थे। आरती ने दर्द भरी आवाज में कहा, प्रतीक, तुमने नौकरी क्यों नहीं ज्वाइन की? प्रतीक ने फीकी हंसी के साथ कहा, अब इसकी क्या जरूरत है? आरती ने आंखों में आंसू लिए कहा, पागल मत बनो प्रतीक, तुम्हें इसकी कितनी जरूरत थी? प्रतीक ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे तो बस तुम्हारी जरूरत थी आरती, और तुम्हें इस नौकरी की। आरती ने संयमित होकर कहा, जो होना था वह नहीं हो सका, अब इस दुख को भूल जाओ प्रतीक। अच्छा होगा कि तुम भी एक नई शुरुआत करो, जैसे मैं कर रही हूँ। प्रतीक ने दर्द भरी आवाज में पूछा, क्या तुम्हारा दिल मेरे लिए नहीं रोता? आरती ने दृढ़ता से कहा, मैंने दिल के सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं प्रतीक। अब जो भी है वही मेरा वर्तमान है और वही मेरा भविष्य। प्रतीक ने उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, तुम कितनी कठोर हो गई हो आरती, बस 2 दिन में ही मुझे भुला दिया। आरती ने उसकी आंखों में आंसू देखे, फिर गंभीर स्वर में कहा, अगर ऐसा न करती प्रतीक तो हम दोनों में से कोई भी खुश नहीं रहता। कम से कम इस फैसले से कुछ लोग तो खुश हैं। प्रतीक ने भारी स्वर में कहा,
लेकिन मैं हर पल तड़प रहा हूँ। तुम्हारी याद मुझे सताती रहती है। आरती ने धीरे से कहा, मुझे याद मत करो प्रतीक, आगे बढ़ो और जीवन के साथ चलो। प्रतीक ने एक आखिरी बार पूछा, सच बताओ आरती, तुम्हारे दिल के किसी कोने में अब भी हूं ना? आरती ने गहरी सांस लेते हुए उत्तर दिया, तुम बस कुछ दिनों के मेहमान हो प्रतीक। जब जीवन की जिम्मेदारियों का भार बढ़ जाएगा तब तुम भी दिल के उस कोने से चले जाओगे, इसीलिए खुद को भुलाकर आगे बढ़ो। कुछ देर रुक कर उसने कहा, जॉब ज्वाइन कर लो प्रतीक, तुम्हारी जिंदगी में शायद कोई मुझसे बेहतर लड़की आएगी जो सिर्फ तुमसे प्रेम करेगी। ये कहकर आरती वहां से चली गई। कुछ समय बाद प्रतीक ने भी उस शहर को छोड़ दिया। दोनों अपने अपने जीवन के धर्म निभाते हुए आगे बढ़ते गए। आरती पूरी निष्ठा से अपनी नई दुनिया में रम गई और धीरे धीरे प्रतीक की मोहब्बत भी उसके हृदय से दूर होती चली गई। आरती के बिना प्रतीक ने भी अपने कर्तव्यों को निभाना शुरू किया। घर की इच्छा से उसका विवाह भी हो गया। दोनों की दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी थी। आज वर्षों बाद जब दोनों अपने अतीत को याद कर रहे थे, आरती रात के समय प्रतीक के ख्यालों में खोई हुई थी। तभी वृद्धाश्रम का केयरटेकर आया और बोला, अम्मा आपका फोन आया है। आरती ने चौंक कर पूछा, किसका है? केयरटेकर बोला, ये तो मैंने नहीं पूछा, बस कहा कि आपसे बात करनी है। आरती ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है देखती हूँ। वह धीरे धीरे लैंडलाइन फोन की ओर बढ़ी और रिसीवर उठाकर कहा, हेलो। दूसरी ओर से एक जानी पहचानी आवाज आई, आरती मैं प्रतीक बोल रहा हूँ। आरती ने एक पल चुप रहकर कहा, हाँ प्रतीक बोलो, इतनी रात गए फोन करने की वजह? प्रतीक की आवाज में हल्का कंपन था। आरती जब से तुमसे मिलकर आया हूँ पुरानी यादें फिर से दस्तक देने लगी हैं। आरती ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी उन्हीं यादों में खोई थी प्रतीक। कितना लंबा अरसा बीत गया, लेकिन लगता है जैसे कल की ही बात हो। प्रतीक ने भावुक होकर कहा, जी चाहता है बस तुमसे बातें करता रहूं, कभी खत्म ही ना हो हमारी बातें। आरती ने हल्के स्वर में कहा, प्रतीक रात बहुत हो गई है, अब सो जाओ, कल मिलते हैं। प्रतीक हंसते हुए बोला, क्यों, क्या रात भर बातें नहीं कर सकते? आरती ने नरम स्वर में कहा, प्रतीक अब हमें खुद को संभालना होगा। उम्र के इस पड़ाव पर हमें इस तरह जागते रहना शोभा नहीं देता। प्रतीक हल्के से हंसा, आरती अब किसी बंधन में मत बंधो, खुलकर जियो, खुलकर बातें करो। क्या इस उम्र में खुलकर बात करना भी अपराध हो गया? आरती ने शांत स्वर में कहा, मैंने ऐसा तो नहीं कहा प्रतीक। प्रतीक ने फिर से कहा, तो फिर खुलकर क्यों नहीं बोलती? तुम क्यों अब भी सोचती हो कि हमें शोभा नहीं देता? बताओ आरती। आरती ने हल्की सांस लेते हुए कहा, प्रतीक कल मिलते हैं। फिर बिना कुछ और सुने उसने फोन काट दिया। प्रतीक ने फोन को एक तक देखा और सोचा, कब तक तुम दूसरों के बारे में सोचती रहोगी आरती? क्यों अब भी खुलकर जी नहीं पाती? प्रतीक फिर से पुरानी यादों में खो गया। आरती हमेशा दूसरों की खुशी को खुद से ऊपर रखती थी। बचपन से ही वह अपने परिवार के लिए त्याग करती आई थी। कोई आ रहा है, कोई देख लेगा, धीरे बोलो, कोई सुन लेगा, ये वाक्य उसके जीवन का हिस्सा बन गए थे। यहाँ तक कि अपनी मनपसंद चीजों पर भी वह अपना हक नहीं जताती थी। छोटे भाई बहनों को भी अपनी इच्छाओं से पहले रखती थी। प्रतीक को कई बार लगता था कि मैंने गलत इंसान को चाह लिया जो खुद को जीने ही नहीं देती। कई बार प्रतीक उसे कहता, आरती मुझे डर है कि तुम मेरे प्यार के रास्ते पर चल भी पाओगी या नहीं। इस पर आरती की आंखों में आंसू आ जाते थे। तब प्रतीक को ही उसे संभालना पड़ता, मीठी मीठी बातें करके उसका मन बहलाना पड़ता। प्रतीक हमेशा चाहता था कि कभी तो आरती किसी बात पर नाराज हो, कभी तो अपना हक जताए, लेकिन आरती तो मानो त्याग की मूर्ति थी। उसे यह सब आता ही नहीं था। जब भी प्रतीक नाराज होता, आरती बस यही कहती, तुम हो ना मेरा ख्याल रखने के लिए। और यही सुनकर प्रतीक फिर से उसके लिए पिघल जाता। दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई थीं, लेकिन इस जन्म में उनका प्रेम मिलन नहीं बन सका। भाग्य ने उन्हें अलग कर दिया। आज भी फोन पर आरती की आवाज सुनकर प्रतीक ने मन में सोचा, तुम आज भी वही हो आरती, आज भी खुलकर जीने से डरती हो। सुबह का समय आरती अपने वृक्षों को पानी दे रही थी, लेकिन उसकी नजरें बार बार गेट की तरफ जा रही थीं। प्रतीक आएगा या नहीं? कुछ देर बाद उसकी प्रतीक्षा पूरी हुई। प्रतीक आ चुका था और उसकी ओर बढ़ रहा था। प्रतीक ने मुस्कुराते हुए आरती की ओर देखा। आरती भी उसे देखकर हल्के से मुस्कुराई और छांव की ओर बैठने चली गई। प्रतीक भी एक पेड़ के नीचे बैठ गया और कहा, तुम भी बैठो आरती। आरती बोली, तुम बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ। वह भीतर जाकर पानी की एक बोतल लेकर आई और प्रतीक को देते हुए उसके पास बैठ गई। प्रतीक ने पानी पिया और इधर उधर देखने लगा। आज धूप कुछ ज्यादा थी, लेकिन इस छायादार वृक्ष के नीचे दोनों को राहत मिल रही थी। प्रतीक कुछ चुप था। आरती ने पूछा, क्या हुआ, चुप क्यों हो? प्रतीक ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें तो मेरी बातें पसंद ही नहीं। आरती ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा नहीं है, क्या तुम कल के फोन कटने से नाराज हो? प्रतीक ने कोई जवाब नहीं दिया।
उसकी चुप्पी बता रही थी कि वह वही बात सोच रहा है। आरती ने कहा, प्रतीक, तुम यहाँ बैठे हो या नाराजगी जताने आए हो? प्रतीक ने गहरी सांस लेकर कहा, कल तुम्हें देखना था, लेकिन मैं पूछना ही भूल गया कि तुम कैसी हो। आरती की आंखें नम हो गईं। प्रतीक ने चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ आरती? आंखें क्यों भर आईं? आरती ने धीमे स्वर में कहा, प्रतीक, ये सवाल अब कोई नहीं पूछता, बस तुम्हारे मुंह से सुनकर यूं ही आंखें भर आईं। प्रतीक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कभी सोचा नहीं था कि हम इस तरह मिलेंगे। अपनों के होते हुए भी भीड़ में अकेले रह जाएंगे। थोड़ा रुककर उसने फिर पूछा, तुम यहाँ कैसे आरती? आरती ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इसका क्या जवाब दूं प्रतीक? प्रतीक ने गंभीर स्वर में कहा, तुम अपने घर क्यों नहीं गई? तुम्हारे भैया भाभी तो अब भी वहीं हैं। आरती ने लंबी सांस लेकर कहा, प्रतीक, स्त्रियों का कोई घर नहीं होता। पहले मायके में बोझ समझी जाती है, फिर ससुराल को अपनाती है और फिर अपने संतानों के घर जाती हैं। अगर उन्हें वहां भी जगह नहीं मिली तो वृद्धाश्रम ही उनका ठिकाना बन जाता है। अब तुम समझ गए होगे प्रतीक? प्रतीक ने सिर झुका लिया और हल्के स्वर में कहा, फिर भी तुम्हें मायके चले जाना चाहिए था आरती। आरती ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, किस मायके की बात कर रहे हो प्रतीक? माँ बाप को गए जमाना हो गया। जब अपना ही बेटा मुझे संभाल नहीं सका तो दूसरों पर क्यों निर्भर रहूं? प्रतीक उसकी बातों की गहराई को समझ रहा था। आरती ने जो कहा वह 100% सच था। आजकल अपने ही माता पिता को बच्चे संभाल नहीं पा रहे तो और कौन सहारा देगा? प्रतीक ने चारों ओर नजर दौड़ाई। वहां बैठे सभी बुजुर्ग अपनों के होते हुए भी परायों की तरह इस आश्रम में रह रहे थे। उनकी आंखों में अनुभव था, लेकिन कहीं न कहीं अकेलापन भी। आरती ने उसकी खोई हुई नजरों को देखा और बोली, प्रतीक, तुम कैसे हो? जबलपुर में क्या कर रहे हो? प्रतीक ने उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। आरती ने फिर से पूछा, क्या बताओगे नहीं अपने बारे में? प्रतीक ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, क्या बताऊं आरती? एक साधारण इंसान की तरह जी रहा हूं। पूर्णिमा हर कदम पर मेरा साथ देती रही। आरती ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, शोभा ने बताया था कि तुम्हारी पत्नी का नाम पूर्णिमा था। प्रतीक ने यादों में डूबते हुए कहा, बहुत अच्छी थी वह आरती। मेरे परिवार का, मेरे बच्चों का पूरा ध्यान रखती थी। जो छवि मैंने कभी तुम्हारे लिए बनाई थी, न जाने कब पूर्णिमा वहां जाकर अपना स्थान बना चुकी थी। आरती ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, खुशकिस्मत हो प्रतीक। प्रतीक ने याद करते हुए कहा, जानती हो आरती, तुम्हारी तरह उसकी भी गणित कमजोर थी, लेकिन पता नहीं घर के खर्चे कितनी अच्छी तरह संभाल लेती थी। आरती ने हल्के स्वर में कहा, जिम्मेदारी इंसान को सब सिखा देती है प्रतीक। हम औरतों को गृहस्थी की कला बचपन से ही सिखाई जाती है। प्रतीक ने सहमति में सिर हिलाया। सच कहा तुमने, ये कला तो औरतों में ही होती है। फिर थोड़ी देर चुप रहकर उसने कहा, पूर्णिमा बहुत ही अच्छी पत्नी और मां साबित हुई आरती, लेकिन बहुत जल्दी साथ छोड़ गई। जब तक वह थी मुझे किसी बात की चिंता नहीं थी, लेकिन अब? प्रतीक की आवाज में हल्की थकान झलक रही थी। आरती ने हल्की सांस लेते हुए पूछा, लेकिन तुम अलग अलग हिस्सों में कैसे बंट गए? प्रतीक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जब तक पूर्णिमा थी तब तक बच्चे आते जाते रहते थे। कभी लगा ही नहीं कि यही बच्चे मेरे घर के टुकड़े करने वाले हैं। पोते पोतियों की हंसी खुशी से भरा घर था। पूर्णिमा बहुत खुले विचारों की थी, बहुत अच्छी थी। आरती ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, आखिर में मुझे भूल ही गए प्रतीक। प्रतीक ने हल्के से हंसते हुए कहा, तुमने खुद ही तो मुझे प्यार करने का हक छीन लिया था। आरती को यह सुनकर अच्छा लगा। उसने कहा, यह जानकर सुकून मिला कि तुम खुश थे प्रतीक ने हल्की उदासी के साथ कहा, क्यों, क्या तुम खुश नहीं थी? आरती ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने यह तो नहीं कहा। प्रतीक ने एक लंबी सांस ली और कहा, तुम्हें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए था आरती। एक बार मुझ पर भरोसा करके देख सकती थी। आरती ने शांत स्वर में कहा, जो हो गया उसे याद करके क्या फायदा? प्रतीक, कितनी अजीब बात है ना, मैं सिर्फ तुम्हें पाने के लिए सरकारी नौकरी खोजती रही और जब नौकरी मिल गई तो तुम पीछे छूट गए। दोनों ने एक लंबी सांस ली। उनके चेहरे पर एक हल्का अफसोस था, जैसे वे सोच रहे हों कि काश समय को रोक सकते तो आज हालात कुछ और होते। कुछ देर की खामोशी के बाद प्रतीक ने अपना मोबाइल देखा। आरती ने पूछा, बार बार समय क्यों देख रहे हो, कोई काम है? प्रतीक ने कहा, नहीं, बस देख रहा था कि 12 बजने को हैं। आरती ने हल्के स्वर में कहा, इतनी जल्दी भी क्या है? प्रतीक थोड़ी देर और बैठने की सोच रहा था, लेकिन हल्का सा घबराते हुए बोला, नहीं आरती, मुझे जाना होगा। मैं अभी 2 महीने के लिए यहाँ हूँ, कल फिर आऊंगा तुमसे मिलने। ये कहकर प्रतीक चला गया। आरती को समझ नहीं आया कि कल भी प्रतीक इसी समय चला गया था और आज भी, लेकिन बार बार पूछना उसे सही नहीं लगा। प्रतीक जब घर पहुंचा और कॉलिंग बेल बजाई तो छोटी बहू सपना ने दरवाजा खोला। उसे देखकर सपना बोली, अब यही काम रह गया है मेरा, आपका इंतजार करना। प्रतीक ने कुछ नहीं कहा और सीधे अपने कमरे की ओर बढ़ गया। पीछे से सपना चिल्लाई, खाना गरम कर लीजिए।
मेरे सिर में दर्द है। प्रतीक यह सुनकर चुपचाप अपने कमरे में चला गया। बिस्तर पर बैठकर उसने दीवार पर टंगी पूर्णिमा की तस्वीर को देखा और धीरे से बोला, पूर्णिमा, तंग आ गया हूं अकेले खाते खाते। लेकिन पूर्णिमा क्या जवाब देती? वह तो वहां थी जहां से लौटना मुमकिन नहीं था। हाथ मुंह धोकर प्रतीक ने किचन में जाकर खाना गर्म किया। खाने में फिर वही बासी भोजन रखा था जो कल का ही था। यह रोज का ही सिलसिला था। सपना का हर दिन कोई न कोई नया बहाना होता था। जब भी कुछ पूछो तो हर बात के लिए कोई न कोई तर्क तैयार रहता। प्रतीक ने आज हिम्मत जुटाई और सपना से पूछने के लिए उसकी ओर बढ़ा, लेकिन फिर वही बहस, वही अशांति, वही कलह की आशंका ने उसे रोक दिया। उसने चुपचाप भोजन गर्म किया और टेबल पर जाकर बैठ गया। वह जानता था कि अगर 1 बजे से पहले नहीं खाया तो फिर यह खाना भी नसीब नहीं होगा। प्रतीक अच्छी तरह समझता था कि उसकी बड़ी बहू सरोज जैसी उसकी छोटी बहू सपना नहीं थी। जब तक वह सरोज के पास रहता तब तक उसे कोई परेशानी नहीं होती थी। सरोज और प्रतीक की काफी अच्छी बनती थी। वह बहू कम बेटी की तरह अधिक फर्ज निभाती थी। प्रतीक का छोटे बेटे के पास आने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन बड़ा बेटा आदित्य उन बेटों में से नहीं था जो यह कह सके, पिताजी आप हमेशा के लिए यहाँ रह सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। इसी बीच सपना अपनी सहेली से फोन पर बात कर रही थी। नहीं यार, इस बार किटी पार्टी का अरेंजमेंट किसी और के घर पर कर लो। 4 दिन हुए हैं, ससुर जी आए हुए हैं, अब तो 2 महीने की छुट्टी हो गई मेरी। प्रतीक के कानों में ये शब्द पड़ रहे थे। अब तो उसे रोना भी नहीं आता था, बस भोजन का निवाला निगलने के लिए मुंह खोलना ही एक औपचारिकता रह गई थी। प्रतीक यह अच्छी तरह जानता था कि सपना उसे यहाँ नहीं रखना चाहती। रोज कोई न कोई बहाना बनाकर वह उसे खुद ही कहने पर मजबूर करना चाहती थी कि अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। इस बारे में उसने अपनी बड़ी बहू सरोज से बात की थी। तब सरोज ने बड़े ही शालीन स्वर में कहा था, पापा मैं भी चाहती हूँ कि आप यहीं रहें, मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आदित्य नहीं मान रहे। उनका कहना है कि दोनों भाइयों की जिम्मेदारी वह अकेले क्यों निभाए। प्रतीक ने गहरी सांस ली। अपना सिक्का ही खोटा हो तो दूसरों से शिकायत कैसी? एक माँ बाप 10 बच्चों को बिना झिझक के पाल सकते हैं, लेकिन उन्हीं 10 बच्चों में किसी में हिम्मत नहीं होती कि वह कहे माँ बाप मेरे साथ रहेंगे, वे बंटवारे का हिस्सा नहीं होंगे। प्रतीक की नजर अपनी प्लेट पर पड़ी और कुछ पुरानी यादें उसके सामने जीवंत हो उठी। उसे पूर्णिमा के साथ बिताए हुए पल याद आने लगे। प्रतीक को शुरू से ही अकेले खाने की आदत नहीं थी। जब पूर्णिमा उसकी दुल्हन बनकर आई थी तब भी वह प्रतीक को खाना परोसकर खड़ी रहती थी। प्रतीक जब खाना खा लेता तभी वह उसकी प्लेट में बचा हुआ भोजन खाती। एक दिन प्रतीक ने उसका हाथ पकड़कर उसे टेबल के पास बिठा लिया और कहा, पूर्णिमा मेरे साथ बैठो, मेरे साथ खाया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं अकेले बैठकर खाता रहूं। पूर्णिमा मुस्कुराकर बोली, आप अकेले कहाँ होते हैं जी, मैं हमेशा आपके पीछे रहती हूँ। प्रतीक हल्की हंसी के साथ बोला, मेरे पीछे नहीं पूर्णिमा, मेरे साथ रहो, अब रोज मेरे साथ बैठकर खाओ वरना मैं भी नहीं खाऊंगा। पूर्णिमा झिझकते हुए बोली, लेकिन जी लोग क्या कहेंगे? माँ कहती थी कि पत्नी का स्थान पति के चरणों में होता है। प्रतीक ने हल्की नाराजगी के साथ कहा, तुम किस जमाने की बातें कर रही हो पूर्णिमा, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे पीछे रहो, तुम बराबरी से साथ भी तो चल सकती हो ना। पूर्णिमा ने सिर झुकाते हुए कहा, आप मुझे दूसरी औरतों की तरह क्यों नहीं चलने देते? पहले सिर से घूंघट हटवाया, इसकी वजह से घर में कितनी बातें हुई, मुझे हर चीज में साझेदार बना दिया जो घर में किसी को भी पसंद नहीं आया। प्रतीक ने मुस्कुराकर कहा, सब पुराने ख्यालों के लोग हैं पूर्णिमा, इसी वजह से उन्हें यह सब स्वीकार करने में परेशानी हो रही है, लेकिन एक दिन सब ठीक हो जाएगा और तुम्हारे साथ तो मैं हमेशा ही हूँ। कुछ देर सोचने के बाद प्रतीक ने गहरी सांस ली और कहा, पूर्णिमा जानता हूँ कि शादी की पहली रात मैंने अनजाने में तुम्हारा दिल दुखा दिया था, जब यह कह दिया था कि मेरे दिल में सिर्फ आरती है। किसी भी स्त्री के लिए यह सुनना आसान नहीं होता, फिर भी तुमने कभी हार नहीं मानी और मेरे दिल में अपनी जगह बना ली। वह आगे बोला, उस बात की शर्मिंदगी आज भी मुझे महसूस होती है पूर्णिमा, मैं हमेशा चाहता था कि आरती को सब सुख दूं, लेकिन अब वह मेरी नहीं है। अब तुम मेरी पत्नी हो तो कम से कम तुम्हें तो वह सुख देने दो, हम दोनों प्रेम से अपनी गृहस्थी का सुख भोगेंगे। पूर्णिमा ने आंखों में प्रेम भरकर कहा, एक बात पूछूं? प्रतीक ने कहा, हाँ पूछो। पूर्णिमा ने धीमे स्वर में पूछा, क्या अब भी कभी आरती की याद आती है? प्रतीक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब उस सवाल का कोई वजूद नहीं है पूर्णिमा, अब मैं बस यही चाहता हूँ कि आरती जहां भी हो खुश रहे। पूर्णिमा ने प्रतीक के सीने पर सिर रख दिया और कहा, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जी जो आप मुझे मिले। प्रतीक ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी बातों को महसूस करता रहा। कुछ क्षणों के लिए वर्तमान में लौटकर प्रतीक ने अपनी प्लेट की ओर देखा।
पूर्णिमा को गए कई साल बीत गए थे, लेकिन अब यह अकेलापन उसे बहुत चुभता था। उदास मन से उसने प्लेट उठाई, रसोई के सिंक में रखी और हाथ मुंह धोकर अपने कमरे में चला गया। गर्मी बहुत थी और ऊपर चलता पुराना सीलिंग फैन राहत देने में असमर्थ था। उसने कई बार अपने छोटे बेटे कर्ण से कहा था कि किसी मिस्त्री को भेज दे, वह खुद ही मरम्मत के पैसे दे देगा, लेकिन कर्ण के पास कभी समय ही नहीं था। तभी उसका फोन बजा। कुलकर्णी जी का कॉल। प्रतीक ने फोन उठाया और कहा, क्या बात है कुलकर्णी जी, सब ठीक तो है ना? कुलकर्णी जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कहाँ जनाब, क्या ठीक होगा, कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। प्रतीक ने शांत स्वर में कहा, कुलकर्णी जी जरा ठंडे दिमाग से रहने की कोशिश कीजिए, वैसे ही आपका बीपी हमेशा बढ़ा रहता है। कुलकर्णी जी गुस्से में बोले, आप ठंडे दिमाग से रहने की बात कर रहे हैं? आपको अंदाजा भी है कि बच्चे कितनी फिजूल खर्ची कर रहे हैं? मेरा तो दिमाग ही काम नहीं करता जब यह सब देखता हूँ। प्रतीक ने समझाते हुए कहा, यही तो मैं भी कह रहा हूँ कुलकर्णी जी, आपको खुद को इस चिंता से निकालना होगा, नहीं तो आपका स्वास्थ्य ही खराब होता रहेगा। जो बातें आपके बस में ही नहीं, उन पर सोचकर क्यों परेशान होना? कुलकर्णी जी चिंता में डूबे बोले, डर लगता है दुबे जी, कहीं इनकी फिजूल खर्ची इनके भविष्य को न बिगाड़ दे। प्रतीक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कुलकर्णी जी अभी बच्चे इतनी गहराई से नहीं सोचते, अगर आप ज्यादा रोक टोक करेंगे तो घर में फिर विवाद होने लगेगा। कुलकर्णी जी ने लंबी सांस लेते हुए कहा, इसीलिए तो मैं वृद्धाश्रम जाना चाहता हूँ, अब घर में कोई इज्जत बची ही कहाँ है? ये सुनकर प्रतीक चुप रह गया। बात तो सही थी, अब इस उम्र में इज्जत कहाँ बची? सुनाने वाले बहुत हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। उस पर बढ़ती उम्र में शरीर भी साथ छोड़ने लगता है। जब शरीर मजबूत था तब पत्नी और बच्चों का भविष्य संवारने में पूरी जिंदगी बीत गई। पूर्णिमा ने एक एक पैसा सोच समझकर खर्च किया ताकि बच्चों को कभी किसी चीज की कमी महसूस न हो, लेकिन वही बच्चे अब, यह सोचते हुए प्रतीक ने गहरी सांस ली। पूर्णिमा से उसने कई बार कहा था, पूर्णिमा कभी खुद के लिए भी कुछ खर्च करो, कभी अपने लिए भी सोचो, लेकिन पूर्णिमा हमेशा अपनी लंबी छोटी गूंथते हुए मुस्कुराकर कहती, हम दोनों को क्या चाहिए जी, आपकी पेंशन से आराम से चल जाएगा। आज हम बच्चों को संभाल रहे हैं, कल वे हमें संभालेंगे, देख लेना उस दिन मैं सिर्फ आराम करूंगी और पोते पोतियों के साथ खूब बन-ठन कर रहूंगी। फिर हंसते हुए कहती, आदित्य और कर्ण की बहू लाने की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ देना, मैं ऐसी बहू लाऊंगी जो इस घर को मेरे साथ मिलकर स्वर्ग बना देगी। यह याद करते ही प्रतीक की आंखें नम हो गईं। जिस परिवार पर पूर्णिमा गर्व करना चाहती थी, वही बच्चे उसे जीते जी मार डालते। कभी कभी प्रतीक ऊपर वाले की ओर देखता और सोचता, अच्छा ही हुआ कि पूर्णिमा यह सब नहीं देख पाई, नहीं तो यह बंटवारा और बच्चों का व्यवहार उसे तोड़कर रख देता। अब तो बस मीठी यादें और कुछ कड़वे अनुभव ही उसके साथ ही थे। 35 साल तक पूर्णिमा ने उसका साथ दिया था, लेकिन लीवर की बीमारी उसे बहुत दूर ले गई। जीवन भर वह परिवार की देखभाल में लगी रही, खुद का भी ख्याल नहीं रखा, यहाँ तक कि प्रतीक के रिटायरमेंट का भी इंतजार नहीं कर पाई। उसकी यह ख्वाहिश भी अधूरी रह गई कि वह खुद अपने हाथों से दोनों बेटों के लिए बहुएं लाए। बस सरोज को देख पाई और वह भी उसकी पसंद नहीं थी, बल्कि आदित्य की पहली पसंद थी। एक दिन जब आदित्य ने अपनी शादी की बात बताई तो प्रतीक ने हल्के मजाक में कहा, देखो पूर्णिमा, तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे खोजने से पहले ही अपनी बहू खोज ली। इस पर पूर्णिमा हंसकर बोली, अरे आप भी किस जमाने की बात कर रहे हैं जी, अब कौन माँ बाप की पसंद का इंतजार करता है, लेकिन हमारी सरोज बहुत समझदार होगी, देखना। पूर्णिमा अपनी हर बात को अपने ही तरीके से लेकर खुश होने का बहाना ढूंढ लेती थी। वह सही भी निकली। सरोज सच में अच्छी बहू साबित हुई, लेकिन छोटी बहू सपना, ये सोचकर प्रतीक ने फिर से गहरी सांस ली और अपने मन की हलचल को शांत करने की कोशिश करने लगा। अब उसका ध्यान आरती की ओर गया। उसने लैंडलाइन का नंबर डायल किया। कुछ देर में आरती ने फोन उठाया और कहा, हेलो। प्रतीक ने धीमी आवाज में कहा, आरती। आरती चौंक गई। आज इस समय फोन करने की वजह? प्रतीक ने गहरी सांस लेकर कहा, एकाकीपन। आरती, तो सोचा तुमसे बात कर लो। आरती हल्के से मुस्कुराकर बोली, यही साथी है अब हमारे। प्रतीक ने रुकी हुई आवाज में कहा, क्या अब कुछ नहीं हो सकता? आरती चुप रही, फिर पूछा, क्या नहीं हो सकता? प्रतीक ने भावुक होकर कहा, यही कि हम साथ रहें ताकि यह अकेलापन हम पर हावी ना हो जाए। आरती ने हल्की झिड़की दी, तुम कैसी बातें कर रहे हो प्रतीक? प्रतीक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बस अब अकेले नहीं रहना चाहता हूँ। आरती, बात करने को तरसता हूँ, कोई नहीं है जिसके पास बैठकर दिल खोलकर बात कर सकूं। आरती ने हल्की आवाज में कहा, समझती हूँ प्रतीक, इस उम्र में यह अकेलापन आना स्वाभाविक है, लेकिन जितना तुम इससे भागोगे यह उतना ही तुम्हें परेशान करेगा। इससे अच्छा है कि इसे सहारा देने वाला कोई जरिया बना लो, जिसे देख तुम्हारा मन लगे और समय कट जाए, जैसे मैंने पेड़ पौधों को अपना साथी बना लिया है। प्रतीक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आरती
क्या तुम्हारा मन नहीं करता खुलकर उड़ने का? हर वक्त क्यों खुद को वक्त के हिसाब से ढाल लेती हो? कितना अच्छा लिखती थी तुम, वह भी छोड़ दिया। क्यों खुद के अनुसार नहीं जीती तुम? आरती ने हल्की उदासी के साथ कहा, जब जीना चाहती थी तब सब कुछ छिन गया मुझसे। अब इस उम्र में जीने का क्या अर्थ? अब तो बस हर दिन एक इंतजार है, बस मृत्यु का इंतजार। यह कहकर आरती ने फोन रख दिया। वह अपने कमरे में गई, सिर पर हाथ रखा और आंखें बंद कर सोचने लगी उस परीक्षा के बारे में जो उसने सिर्फ दूसरों की खुशी के लिए दी थी। प्रतीक से विदा होने के बाद सबकी खुशियों का ख्याल रखते हुए आरती ने विशाल को अपना सब कुछ मान लिया। लेकिन विशाल उसकी पसंद नहीं था और ना ही उसने उसे शादी से पहले देखा था। घर वालों ने जो भी तय किया उसने उसे ही अपनी तकदीर मान लिया। भारतीय संस्कृति के अनुसार पति को भगवान मानते हुए वह प्रतीक को पीछे छोड़ आई थी। लेकिन प्रतीक की तरह उसका जीवन आसान नहीं था। हर मोड़ पर उसे एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा। आरती सुंदर थी, लेकिन इसका उसे कभी घमंड नहीं हुआ। विशाल सरकारी कर्मचारी था और उसे अपने पद का बहुत अभिमान था। आरती की शादी जिस दिन हुई उसी दिन से उसके धैर्य और सहनशीलता की परीक्षा शुरू हो गई। जिस सजी हुई सेज से एक नई जिंदगी शुरू होनी थी, वहीं से आरती की परीक्षा शुरू हुई। उस मासूम को नहीं पता था कि हर घड़ी उसे अपने अस्तित्व की कीमत चुकानी पड़ेगी। जिस साथ के लिए उसने प्रतीक का साथ छोड़ दिया, वह साथ कभी बना ही नहीं। साथ रहते हुए भी वह साथी ना बन सका। दर्द दिया लेकिन हमदर्द ना बन सका। आरती उस रात दुल्हन बनकर विशाल का इंतजार कर रही थी। विशाल आया, घूंघट के पीछे से उसे देखा और बिना किसी स्नेह के सख्त लहजे में कहा, मैं पहले ही एक बात साफ कर देना चाहता हूँ, मेरी पहली प्राथमिकता मेरा परिवार है। आरती ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है जी। विशाल बोला, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। आरती चुप हो गई। घूंघट के पीछे से उसे विशाल का चेहरा दिख रहा था और वह समझ गई कि उसका बीच में बोलना विशाल को पसंद नहीं आया। विशाल ने आगे कहा, तुम्हें भी यही करना होगा। अपनी जिंदगी में मुझे और मेरे परिवार को ही प्राथमिकता देनी होगी। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम सुंदर हो या बदसूरत। मेरे माँ बाबूजी की पसंद हो। उन्हें कभी यह महसूस नहीं होना चाहिए कि वे गलत थे। तुम खुश रहो या नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि मेरी माँ बाबूजी खुश रहें। जितनी जल्दी तुम इसे समझ लो उतना ही अच्छा होगा। आरती चुप थी। वह समझ नहीं पाई कि उसे कुछ कहना चाहिए या नहीं। कहीं कुछ कहने से विशाल नाराज न हो जाए। कुछ समय पहले तक वह विशाल की बातों से सहमत थी, लेकिन यह सुनकर वह विचलित हो गई। उसे अब समझ आ गया था कि विशाल एक अच्छा बेटा तो हो सकता है, लेकिन एक अच्छा पति नहीं। वह पूछना चाहती थी, अगर मेरी खुशी तुम्हारे लिए मायने नहीं रखती तो फिर मेरी खुशी का ख्याल कौन रखेगा? लेकिन यह सवाल उसके घूंघट के अंदर ही दफन हो गया। अगले दिन से उसकी गृहस्थी शुरू हो गई। सुबह से शाम तक वह अपने ससुराल को एक मंदिर बनाने में लगी रही, लेकिन उसकी मेहनत कभी रंग नहीं लाई। विशाल के चेहरे पर उसके लिए एक हल्की मुस्कान देखने के लिए उसने दिन रात एक कर दिया। लेकिन जब रात को विशाल घर आता तो आरती उसका चेहरा देखते ही समझ जाती कि आज भी कुछ कमी रह गई। दूसरी सुबह फिर एक नई उम्मीद के साथ दिन काटने लगती। उसे आज भी वह दिन याद आया जब उसकी तबीयत खराब थी। विशाल के आने से पहले ही वह खाना खाकर दवा लेकर सो गई थी। उस रात विशाल ने खाना नहीं खाया। सुबह जब वह जागी तो उसने कहा, जी आपका खाना लगा दिया है। विशाल ने रूखे स्वर में जवाब दिया, एक काम करो, खुद ही खाकर सो जाओ। आरती समझ गई कि विशाल अब भी रात की बात से नाराज है। आरती ने हल्की आवाज में कहा, शायद दवा के असर से कल मेरी आंख लग गई थी, इसलिए उठ नहीं पाई। विशाल ने रूखे स्वर में जवाब दिया, अगर आंख लग गई थी तो अब क्यों उठी? माँ है ना घर में काम करने के लिए। आरती ने संयम से कहा, लेकिन मैं जानबूझकर नहीं सोई थी, सच में मेरी आंख लग गई थी। विशाल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, देखो आरती, एक काम करो, तुम बस आराम ही किया करो। हर 2 दिन में तुम्हारी तबीयत बिगड़ने लगी है। घर का कोई काम तो होता नहीं है, बस दिन रात डायरी में लिखती रहती हो। आरती ने नरम आवाज में कहा, कभी कभी थोड़ा समय मिलता है तो थोड़ा लिख लेती हूँ। विशाल ने तीखी आवाज में कहा, जानती हो ना कि तुम्हारे खानदान में कोई शेर शायरी का शौक नहीं रखता, तो फिर तुम क्यों? आरती ने शांत स्वर में कहा, लेकिन इसमें बुराई क्या है? विशाल ने गुस्से में कहा, यह सब फालतू शौक इस घर से दूर ही रहे तो अच्छा है। यह कहकर विशाल ने दरवाजे को जोर से धक्का मारा और बाहर चला गया। आज भी आरती के दिल का एक हिस्सा बुझ गया। न जाने कितनी बार उसका दिल ऐसे ही बुझता रहा और धीरे धीरे वह खुद भी बुझने लगी। यह अकेलापन आरती का नया साथी नहीं था। जब कोई मन की बात सुनने वाला ना हो तो इंसान भीड़ में रहकर भी अकेला महसूस करने लगता है। आरती के कितने ही दर्द घूंघट की ओट में छुपते चले गए। अगले दिन प्रतीक अपने घर में था। सब्जी खरीदकर वह घर पहुंचा और छोटी बहू सपना के हाथ में पैसे देते हुए बोला, सपना, ये पैसे बचे हैं। सपना ने पैसे देखे
और ताने भरे स्वर में कहा, आज इतने कम? प्रतीक ने शांत लहजे में कहा, आज मंडी में सब कुछ बहुत महंगा था, सब्जियां दोगुनी कीमत पर मिली हैं। सपना कुछ कहने ही वाली थी कि इससे पहले ही प्रतीक अपने कमरे में चला गया। उसने अलमारी से अपना एटीएम कार्ड निकाला और चुपचाप घर से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद वह आरती के आश्रम में पहुंचा। उसे देखकर आरती के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। प्रतीक ने कहा, चलो। आरती ने हैरानी से पूछा, कहाँ? प्रतीक ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने बात कर ली है, तुम्हारे बाहर जाने की अनुमति मिल चुकी है। आरती ने धीरे से पूछा, लेकिन कहाँ जाएंगे? प्रतीक ने मुस्कुराकर कहा, कहीं भी, जहां तुम्हारा मन करे। आरती ने हल्की हंसी के साथ कहा, ठीक है, लेकिन कुछ देर बैठो। प्रतीक ने चौंकते हुए कहा, लेकिन क्यों? आरती मुस्कुराते हुए बोली, पहले तुम उस पेड़ के नीचे बैठो, फिर बताऊंगी। प्रतीक उसकी बात मानकर बाहर छांव में बैठ गया। कुछ देर बाद आरती हाथों में एक टिफिन लेकर बाहर आई। प्रतीक ने टिफिन देखते ही मुस्कुराकर कहा, दही बड़े? आरती हंसते हुए बोली, हाँ, अब भी याद है तुम्हें? प्रतीक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें भी तो याद है, तभी तो तुम पहले की तरह बना लाई हो। आरती बैठते हुए बोली, याद है, कितने चाव से तुम खाते थे। प्रतीक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कैसे भूल सकता हूँ आरती, तुम जानती थी कि यह मेरी सबसे पसंदीदा चीज थी, इसलिए अक्सर मेरे लिए बनाती थी। आरती ने टिफिन खोलकर एक दही बड़ा प्लेट में रखा और प्रतीक के हाथ में देते हुए बोली, लो, खा लो। वर्षों बाद किसी को इतने प्रेम से पास बैठकर खिलाते देख प्रतीक की आंखें भर आईं। आरती ने उसे भावुक होते देखकर कहा, क्या हुआ प्रतीक? प्रतीक ने गहरी सांस लेकर कहा, पूर्णिमा के जाने के बाद कभी किसी ने इतने प्यार से बिठाकर नहीं खिलाया। आरती ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अच्छा, अब खाकर बताओ कैसी बनी। प्रतीक ने पहला निवाला खाते ही कहा, वही स्वाद आरती, जो पहले हुआ करता था, बिल्कुल नहीं बदला। फिर हमेशा की तरह प्रतीक ने एक चम्मच दही बड़ा काटकर आरती के मुंह के पास किया और कहा, लो, तुम भी खाओ। आरती ने सिर झुकाते हुए कहा, तुम्हें दिए बिना कैसे खा सकती थी? प्रतीक मुस्कुराया और कहा, जानता हूं, अब लो, खाओ। आरती ने धीरे से कहा, नहीं प्रतीक, तुम खाओ, मैं बाद में खा लूंगी। प्रतीक ने उसे प्यार से देखते हुए कहा, पहले तो मना नहीं करती थी आरती, मेरे हाथों से खाने के लिए तो तुम्हारी आंखें तरसती थीं, आज क्या हो गया? ये सुनते ही आरती की आंखें भर आईं। विशाल ने कभी अपने हाथों से उसे एक निवाला तक नहीं खिलाया था। प्रतीक ने उसकी भीगी आंखों को देखा और कहा, लो आरती, मेरे हाथों से खाओ। आरती ने इधर उधर देखा और धीमे स्वर में कहा, नहीं प्रतीक, पहले की बात और थी, अब क्या कहेंगे लोग? प्रतीक ने हल्की हंसी के साथ कहा, अब भी वही सब हमारे बीच आ रहा है। आरती ने धीरे से कहा, तुम समझते क्यों नहीं प्रतीक? प्रतीक ने गहरी सांस लेकर कहा, नहीं समझना चाहता, बताओ खाओगी कि नहीं, वरना मैं भी नहीं खाऊंगा। आरती ने मुस्कुराते हुए कहा, अब भी जिद कम नहीं हुई तुम्हारी। प्रतीक ने हंसते हुए कहा, अब होगी भी नहीं। ये कहकर प्रतीक ने अपने हाथों से आरती को दही बड़ा खिलाया। किसी के हाथों से इतने प्यार से खाए वर्षों बीत चुके थे। आरती की आंखों में आंसू छलक आए। प्रतीक ने उसे भावुक देखकर धीरे से कहा, इन आंखों में आंसू आने की वजह जान सकता हूँ? आरती ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बस पुरानी बातों की याद आ गई थी। प्रतीक ने गहरी सांस लेते हुए पूछा, आरती, तुम अपने पति के साथ खुश तो थी ना? आरती ने हल्के स्वर में कहा, हाँ, बहुत। प्रतीक ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो फिर तुम्हारी आंखें झूठ क्यों बोल रही हैं? आरती ने थोड़ा असहज होकर कहा, नहीं प्रतीक, ऐसा नहीं है, कभी कभी आंखें भी धोखा दे जाती हैं। प्रतीक ने धीरे से कहा, मैं हमेशा यही चाहता था कि तुम अपने परिवार के साथ खुश रहो। आरती ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत खुश थी प्रतीक। प्रतीक ने हल्की हंसी के साथ कहा, इतनी खुश थी कि आंखें भी गवाही नहीं दे पा रही। आरती ने नजरें झुकाते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है प्रतीक, जो था वही मेरी दुनिया थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकती। प्रतीक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, खैर छोड़ो। फिर उसने मजे से दही बड़े खाने शुरू किए और आरती को भी खिलाने लगा। पहले भी यही होता था, आरती प्रतीक की पसंद की चीजें बनाकर लाती थी और दोनों किसी शांत जगह पर बैठकर साथ में खाते थे। प्रतीक खुद भी खाता और आरती को भी खिलाता, लेकिन विशाल ने कभी भी आरती के साथ ऐसा नहीं किया, कभी पास बैठाकर प्यार से खिलाया तक नहीं। आरती हर मोड़ पर प्रतीक को याद करती रही, क्योंकि कुछ वर्षों में ही प्रतीक ने उसे जीने की वो खुशी दी थी जो हमेशा याद बनकर उसके साथ रही। कहते हैं, जीवन में एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे हम न पूरी तरह अपना बना सकते हैं और न ही उसे भुला सकते हैं। वह दिल के एक कोने में किसी स्टोर रूम की तरह पड़ा रहता है। आरती और प्रतीक के साथ भी यही हुआ था। जीवन में आगे बढ़ने का फैसला दोनों ने किया था, लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे के लिए जगह कभी कम नहीं हुई। आज वर्षों बाद दोनों उसी बीते वक्त को जी रहे थे जिसे कभी पीछे छोड़ आए थे। दही बड़े खाने के बाद प्रतीक ने अपने बैग से एक छोटा पैकेट निकाला और आरती को दिया। ये तुम्हारे लिए आरती,
प्रतीक ने मुस्कुराते हुए कहा। आरती ने हैरानी से पूछा, क्या है इसमें? प्रतीक, तुम्हारे लिए एक मोबाइल। आरती ने चौंक कर कहा, लेकिन क्यों? तुमसे बात करने के लिए। आरती ने सिर हिलाते हुए कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं थी प्रतीक। प्रतीक ने गंभीर होकर कहा, मुझे थी इसकी जरूरत। अच्छा नहीं लगता था तुम्हें आश्रम के ऑफिस से बुलवा कर तुमसे बात करना। अब मैं निश्चिंत होकर तुमसे कभी भी बातें कर सकता हूँ। प्रतीक ने मोबाइल ऑन किया और अपने फोन से आरती के नए फोन पर कॉल किया। यह मेरा नंबर है आरती, जब चाहे कॉल कर सकती हो, प्रतीक ने मुस्कुराते हुए कहा। आरती ने मोबाइल हाथ में लिया, लेकिन हिचकिचाई। प्रतीक उसकी हिचकिचाहट समझते हुए बोला, आरती, अब हमें किसी से पूछने या किसी और के समय का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। फिर प्रतीक ने आरती की ओर देखकर कहा, चलो अब। आरती ने हल्के स्वर में पूछा, लेकिन कहाँ? प्रतीक ने हंसते हुए कहा, रास्ते में बता दूंगा। आरती धीरे से मुस्कुराई और उठकर चल दी। प्रतीक ने इशारे से उसे मोबाइल रखने को कहा। आरती भीतर गई, अपना छोटा सा बैग उठाया और उसमें मोबाइल रखकर प्रतीक के साथ चल दी। दोनों रास्ते पर निकले। प्रतीक ने एक ऑटो बुलाया और दोनों उसमें बैठ गए। सालों बाद दोनों खुली हवा में सांस ले रहे थे, एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। कभी सड़क पार करते समय प्रतीक आरती का हाथ पकड़ता तो कभी आरती उसकी उंगली पकड़ लेती। कहीं ठोकर न लग जाए, कहीं कोई भीड़ में गुम न हो जाए। दोनों एक दूसरे का हर तरह से ख्याल रख रहे थे। दोनों एक पार्क पहुंचे। वहां कुछ बच्चे खेल रहे थे, कुछ महिलाएं अपनी सहेलियों के साथ बैठकर बातें कर रही थीं। दोनों एक बेंच पर जाकर बैठ गए। आरती को आइसक्रीम बहुत पसंद थी। प्रतीक चुपचाप आइसक्रीम पार्लर गया और आरती के लिए आइसक्रीम लेकर आया। आरती ने इधर उधर देखा और हल्के स्वर में कहा, प्रतीक, रहने दो। प्रतीक मुस्कुराया और बोला, तुम्हें तो आइसक्रीम पसंद है ना? आरती ने चारों तरफ देखा और धीरे से कहा, अब नहीं। प्रतीक ने चौंक कर पूछा, क्यों? आरती ने धीमे स्वर में कहा, प्रतीक, जिद मत करो, उम्र देखो हमारी। प्रतीक हंसते हुए बोला, अब उम्र की दीवारों को हम दोनों के बीच में नहीं आने दूंगा। अब जो पसंद है बस वही करेंगे। बहुत हो गया दूसरों के हिसाब से चलना, अब बस वही करेंगे जो दिल कहता है। ये सुनकर आरती हिचकिचाई, लेकिन प्रतीक के हौसले को देखकर उसकी भी हिम्मत बढ़ गई। उसने आइसक्रीम ले ली। प्रतीक हंसते हुए अपनी चश्मे की ओट से आरती को देखता रहा। वही पुरानी शरारत, वही मुस्कान, वही नटखट अंदाज। आरती भी धीमे से मुस्कुराने लगी। पार्क में बच्चे खेल रहे थे। प्रतीक भी जवान युवक की तरह उनके साथ खेलने चला गया। खेलते खेलते उसने अपनी चश्मे को नाक पर रखकर तिरछी नजरों से आरती को देखा। आरती हल्की सी शर्माने लगी। कुछ देर बाद प्रतीक थककर बेंच पर आकर बैठ गया। आरती ने हल्के स्वर में कहा, शायद तुम अपनी उम्र भूल रहे हो प्रतीक। प्रतीक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्या करूं आरती, आज फिर से दिल जवान होना चाहता है। चाहता हूं कि वो बीते दिन जो हाथ से निकल गए उन्हें फिर से जी लूं। हमने कितना अच्छा वक्त बिताया था आरती, याद है ना? आरती ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ याद है। प्रतीक ने उसकी आंखों में देखा और कहा, आज फिर से वही जीने का मन करता है। तुम्हारा यूं शर्माना, तुम्हारा यूं लजाना, तुम्हारा मेरे कंधे पर सिर रखना, हाथों में हाथ डालकर घंटों बातें करना। आरती ने हल्के स्वर में कहा, तुम सही कह रहे हो। प्रतीक की नजरें आज भी उसी तरह आरती को देख रही थीं, जैसे समय ने उन पर कोई असर ही न डाला हो। वही शरारती अंदाज, वही नटखट मुस्कान, वही गहरी आंखें। उम्र की दहलीज पार कर लेने के बावजूद वह नजरें अब भी वैसे ही घायल कर रही थीं जैसे पहले किया करती थीं। आज भी उसकी आवाज कानों में मधुर गूंज की तरह सुनाई दे रही थी। तभी एक छोटा बच्चा उनकी ओर आया और मासूमियत से बोला, दादाजी, ये गजरा ले लो, दादी जी को अच्छा लगेगा। प्रतीक और आरती एक दूसरे को देखने लगे। प्रतीक मुस्कुराते हुए गजरा खरीदने लगा। आरती मना नहीं कर पाई। बच्चे के जाने के बाद प्रतीक ने हल्के मजाकिया लहजे में कहा, लीजिए दादी जी, ये गजरा आप पर अच्छा लगेगा। ये सुनकर दोनों जोर से हंस पड़े। प्रतीक ने शरारती अंदाज में कहा, आरती, ये गजरा लगा लो। आरती ने हंसते हुए कहा, प्रतीक बस करो, सब देख रहे हैं। प्रतीक ठहाका लगाकर बोला, अब जब दादी जी बन ही गई हो तो यह गजरा मैं ही लगा देता हूँ। ये कहकर प्रतीक ने अपनी चुलबुली नजरों से देखते हुए आरती के बालों में गजरा सजा दिया। आरती को यह सब बहुत अच्छा लग रहा था। प्रतीक का यह अपनापन देखकर वह मुस्कुराई और हल्का सा शर्मा गई। उसने अपने बालों में सजे गजरे को हल्के से छुआ और फिर नजरें उठाकर प्रतीक को देखने लगी। प्रतीक भी उसे निहार रहा था। उसकी इस अदा से आज भी आरती का दिल वैसे ही धड़क रहा था जैसे वर्षों पहले धड़का करता था। आज प्रतीक की आंखों में प्यार और अपनापन देखकर उसकी आंखें भर आईं, क्योंकि यही इज्जत और प्यार तो वह विशाल की आंखों में हमेशा तलाशती रही, लेकिन कभी ना उसे दिखा, न ही मिला। प्रतीक ने जब उसकी आंखों में नमी देखी तो तुरंत पूछा, क्या हुआ आरती, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं?
अब यह मत कहना कि धूल चली गई थी। आरती ने आंसू पोंछते हुए हंसकर कहा, बस खुशी से झलक पड़े। प्रतीक हल्के से हंसते हुए बोला, झूठ। आरती ने चौंक कर पूछा, क्यों? प्रतीक ने गहरी नजरों से देखते हुए कहा, क्योंकि तुम मेरी आंखों में कुछ खोज रही थी। आरती हल्की मुस्कान के साथ बोली, अच्छा, इतना ध्यान देते हो मेरी हर बात पर, यह तो पता ही नहीं था। प्रतीक ने भावुक होकर कहा, हमारा प्यार सच्चा था आरती, शायद इसलिए हम फिर से मिले हैं। बताओ ना, क्या ढूंढ रही थी? आरती ने अपनी जिंदगी की कड़वी हकीकत को छुपाते हुए कहा, एक बात पूछूं? प्रतीक ने हल्के से सिर हिलाया। हाँ पूछो। आरती ने हल्की हंसी के साथ पूछा, जब भी मैं मायके जाती थी तुम कोई ना कोई बहाना बनाकर हमारे घर क्यों आते थे? कहीं मुझे देखने तो नहीं आते थे? प्रतीक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इस बात को पहले भी जानती थी और आज भी समझ रही हो। आरती ने हंसते हुए कहा, पहले भी समझती थी। प्रतीक हल्के स्वर में बोला, तो कभी हालचाल क्यों नहीं पूछा? मुझे देखकर छुप क्यों जाती थी? आरती ने हल्की सांस लेते हुए कहा, तुमसे नजरें मिलाने की हिम्मत जो नहीं थी। प्रतीक ने प्यार से कहा, लेकिन तुम तो आज भी नजरें चुरा रही हो आरती। सच कहूं तो तुमने कभी खुद के लिए समय निकाला ही नहीं। आरती उसकी बातें ध्यान से सुन रही थी। प्रतीक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब ऐसा नहीं होगा आरती, जो तुम्हें पसंद है वही होगा, जो मुझे पसंद है वही होगा। अब सिर्फ हम एक दूसरे के लिए जिएंगे। आरती ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन प्रतीक, बच्चे क्या कहेंगे? प्रतीक उसकी ओर देखते हुए मुस्कुराया और हल्के स्वर में कहा, किस बच्चे की बात कर रही हो आरती? तुम्हारा इकलौता बेटा जो महीनों से तुम्हारी खोज तक नहीं करता, या मेरे 2 बेटे जो मुझे महीनों में बांट रहे हैं और तुम उनकी सोच रही हो? आरती उसकी बातों को समझते हुए हल्का सा मुस्कुराई और बोली, अब बस बातें ही करोगे या कुछ खिलाओगे भी? प्रतीक हंसते हुए उठा और बोला, चलो कुछ खा लेते हैं। दोनों धीरे धीरे चलते हुए एक रेस्टोरेंट पहुंचे और खाना ऑर्डर किया। दोपहर के 3 बज चुके थे। खाने के बाद प्रतीक आरती को वृद्धाश्रम छोड़कर खुद घर चला गया। जैसे ही वह घर पहुंचा, सपना उसे इस समय घर में देखकर कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन इससे पहले ही प्रतीक अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। सपना गुस्से से आग बबूला हो गई। उसे लगा कि प्रतीक किचन में जाकर खाने के लिए पूछेगा, लेकिन प्रतीक ने न कोई सवाल किया, न ही बताया कि वह इतनी देर से कहां था। उधर जहां प्रतीक की जिंदगी का आज एक खास दिन बन चुका था, वहीं आरती भी आज बेहद खुश थी। आज भी प्रतीक की चाहत देख वह सोचने पर मजबूर हो गई कि उसकी चाहत को ठुकराकर उसने जिंदगी की कितनी बड़ी भूल कर दी थी। वही चाहत जिसे वह कभी छोड़कर चली गई थी, आज भी उसके दिल में जिंदा थी। अगले दिन प्रतीक ठीक समय पर फिर से वृद्धाश्रम पहुंचा। उसने आरती से बाहर चलने को कहा, लेकिन आज आरती ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत हाँ कर दी। यह देखकर प्रतीक मुस्कुराया और मजाकिया अंदाज में बोला, मेरी गुमनामी की वजह तुम थी, वरना जिंदगी की दौड़ में हम भी शामिल थे। आरती ने उसकी बात सुनकर हंसते हुए कहा, अरे तुम कब से यह शायरी वायरी करने लगे? प्रतीक ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, अच्छा नहीं लगा क्या? आरती ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं, बहुत अच्छा लगा, लेकिन तुम्हें तो यह पसंद नहीं था ना? प्रतीक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जब से तुमने शायरी सुनाना बंद किया है तब से मेरी आदत बन गई है। आरती ने हल्की उदासी के साथ कहा, प्रतीक, तुम्हें याद है जब मैं बोलती थी तब तुम्हें बकवास लगता था? प्रतीक ने भावुक होते हुए कहा, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी याद ही मेरा साथ बन गई। दोनों चुप हो गए। वे एक शांत जगह पर जाकर बैठ गए, जहां सिर्फ पक्षियों की चहचहाहट थी, झरनों का कलकल बहता पानी था, ठंडी हवा थी। दोनों ही इस प्राकृतिक दृश्य में कुछ देर के लिए खो गए। कुछ समय बाद प्रतीक ने अपना फोन निकाला और बहुत सारी सेल्फियां ली, अपने संग आरती की भी। आरती शर्माकर हल्की मुस्कान देने लगी। अचानक इतने सुंदर दृश्य को देखकर प्रतीक ने जोर से चिल्लाकर कहा, आरती! ये देखकर आरती चौंक गई और बोली, प्रतीक, कहीं पागल तो नहीं हो गए? प्रतीक हंसते हुए बोला, क्यों, सुना नहीं? इस वातावरण में तुम्हारा नाम कितना सुंदर लग रहा है। फिर हल्की हंसी के साथ बोला, आज मेरे लिए एक शायरी कहो ना। आरती ने सिर झुकाते हुए कहा, मैंने शायरी छोड़ दी प्रतीक, मेरे हर बोल में बस तुम थे। जब तुमसे ही दूर हो गई तो शायरी किसके लिए लिखूं? हाँ, कभी कभी याद दर्द बनकर उभरती थी, लेकिन विशाल को यह दर्द भी पसंद नहीं आया। प्रतीक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हर बार मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम खुश नहीं थी? आरती ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं खुश थी प्रतीक, देखो ऐसा कुछ नहीं है। यह कहकर आरती ने नजरें फेर लीं। दोनों घंटों बैठे रहे, फिर बाहर खाना खाया और फिर से अपनी अपनी जगह लौट गए। लेकिन दूर होने के बावजूद वे घंटों फोन पर बातें करने लगे, कुछ पुरानी यादें, कुछ वर्तमान की बातें। अब यह रोज का सिलसिला बन चुका था। प्रतीक रोज की तरह आरती को लेने आया। दोनों घंटों साथ रहते और सही समय पर आरती को छोड़कर अपने अपने घर लौट जाते। अब तो वृद्धाश्रम में भी कानाफूसी होने लगी।
कई लोग इसे टोकने लगे तो कई आरती का साथ देते हुए मजाक भी करने लगे। 1 महीना इसी तरह बीत गया। उधर सपना भी अब प्रतीक की इस दिनचर्या से परिचित हो गई थी। एक दिन प्रतीक ने अचानक आरती से पूछ लिया, आरती क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आरती चौंक गई। प्रतीक के इस सवाल की उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वह असमंजस में चुप रही। प्रतीक ने उसकी चुप्पी देख कहा, आरती कुछ तो कहो ना, चुप क्यों हो? आरती ने धीरे से कहा, इस उम्र में मैं क्या कहूं? प्रतीक ने आरती का हाथ थामते हुए कहा, मैं कल भी पागल था, आज भी हूं। जब से तुम्हें पहली बार देखा था तब से मेरे लिए तुम ही सब कुछ हो। तुमने मेरे प्यार को छोड़कर अपने माँ बाप के भरोसे को चुना, तब भी मैं खामोश रहा क्योंकि तुम्हारा फैसला सही था। लेकिन अब नहीं, अब कोई बंधन मानने की जरूरत नहीं। अब मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ आरती ने घबराते हुए कहा। पर देखो तुम्हारे बेटे बहू क्या कहेंगे? मैं अपने बेटे से कैसे नजर मिला पाऊंगी? प्रतीक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, किस नजर की बात कर रही हो आरती? तुम्हारा बेटा जिसने तुम्हें यहाँ छोड़ दिया वह तुम्हें खोजता तक नहीं, और मेरे बेटे बहू की बात कर रही हो? मैं उन्हें अपना फैसला सुना चुका हूँ। आरती फिर भी चुप रही। प्रतीक ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अब सोचने में वक्त मत घमाओ आरती, कहीं बहुत देर ना हो जाए। ये कहकर प्रतीक चला गया। 2 दिन बीत गए, ना कोई फोन ना कोई संदेश। अब आरती भी प्रतीक से नाराज थी, लेकिन अब यह नाराजगी फिक्र में बदल गई थी। उसने बार बार फोन मिलाया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर आरती ने हिम्मत जुटाई और प्रतीक के घर जाने का फैसला किया। डोरबेल बजाई। दरवाजा एक सुंदर स्त्री ने खोला। आरती समझ गई यह प्रतीक की छोटी बहू सपना थी। सपना ने उसे पहचानते हुए बिना कुछ कहे अंदर बुला लिया। आरती की नजरें हर तरफ प्रतीक को ढूंढने लगीं। सपना ने ठंडी आवाज में कहा, पापा जी यहाँ नहीं है। आरती ने चौंक कर पूछा, कहाँ गए? सपना ने रूखे स्वर में कहा, बड़े बेटे के पास। आरती ने बेचैन होकर कहा, उनका फोन क्यों नहीं लग रहा? सपना ने ताने भरे स्वर में कहा, क्योंकि उनका फोन टूट चुका है। आरती ने हैरान होकर पूछा, कैसे? सपना ने व्यंग्य करते हुए कहा, उनकी घिनौनी हरकत की वजह से। उनके बेटे ने गुस्से में उनका फोन तोड़ दिया और उन्हें यहाँ से भेज दिया। आरती ने सख्त स्वर में कहा, किस घिनौनी हरकत की बात कर रही हो? सपना ने नफरत भरी आवाज में कहा, वही जो आप दोनों इस उम्र में करने जा रहे थे। आरती ने तड़प कर कहा, क्या कहा तुमने? प्रतीक वह ठीक तो है ना? सपना ने हंसते हुए कहा, इस उम्र में यह सब शोभा देता है क्या? छी पापा जी तो बस। आरती का गुस्सा अब बढ़ने लगा। उसने सख्त आवाज में कहा, तुम्हें कभी खुद पर शर्मिंदगी महसूस नहीं होती? प्रतीक के प्रति तुम्हारा यह व्यवहार कोई छुपा नहीं है। सपना ने व्यंग्य करते हुए कहा, ओह तो कल की मिली हुई औरत को घर का माहौल भी पता है? आरती ने गुस्से से कहा, तुम कभी समझ ही नहीं पाओगी कि मेरा और प्रतीक का रिश्ता कब से और कितना गहरा है। हम आज से एक दूसरे को नहीं जानते। जब से जानते हैं तब से तुमने जन्म भी नहीं लिया था। आज जब वर्षों बाद वह खुश था तो तुम सबको यह भी चुभने लगा। मुझे प्रतीक का नंबर दो। सपना ने झिझकते हुए कहा, आप इस तरह इल्जाम नहीं लगा सकती। आरती ने कहा, इल्जाम नहीं लगा रही, सच बता रही हूँ। जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। तुम सबने उसे घर में रहकर भी बेघर कर दिया। अब मुझे प्रतीक का नंबर दो। सपना ने हार मानते हुए कहा, आप बड़ी बहू सरोज दीदी से बात कर सकती हैं। आरती ने नंबर लिया और बाहर निकल गई। वृद्धाश्रम लौटते ही आरती ने सरोज को फोन लगाया। फोन उठाते ही सरोज खुशी से बोली, आखिर आपका फोन आ ही गया आंटी। आरती ने जल्दी से कहा, सरोज प्रतीक से बात कराओ मेरी। सरोज बोली, अभी देती हूँ, पापा जी पास ही हैं। कुछ देर में प्रतीक की आवाज आई, आरती गुस्से से बोली, तुम जा रहे थे और मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा? प्रतीक ने दर्द भरी आवाज में कहा, किस हक से बताता आरती? मैं रहूं या ना रहूं तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें तो अब भी दुनियादारी निभानी है। आरती की आंखों में आंसू आ गए। उसने हिम्मत जुटाई और कहा, प्रतीक अब लौट आओ। अब हम दोनों किसी दूसरे के सहारे मोहताज नहीं रहेंगे। हम अपना घर बनाएंगे जहां हम खुद मेहमान नहीं होंगे बल्कि मेहमानों का स्वागत करेंगे। प्रतीक की आवाज भर्रा गई, आरती तुम नहीं जानती, ये कहकर तुमने मुझे कितनी खुशी दी है। मैं कल ही आ रहा हूँ। ये सुनकर आरती ने फोन रख दिया। आज आखिर उसने हिम्मत जुटा ही ली थी। कल से उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आने वाला था। लेकिन कल का सवेरा हुआ। आरती बार बार प्रवेश द्वार की ओर देखती रही। दिन बीत गया, रात ढल गई, लेकिन प्रतीक नहीं आया। रात को सरोज का फोन आया। आरती ने घबरा कर पूछा, प्रतीक क्यों नहीं आया सरोज? सरोज की आवाज भारी थी, आंटी बहुत देर हो गई। पापा जी हम सबको छोड़कर चले गए। आरती के हाथ से फोन गिर गया। अब न प्रतीक था न उनका नया घर। दोनों एक दूसरे के पास लौटने में देर कर चुके थे। आंखों में आंसू लिए आरती पहले की तरह चुपचाप अपने पौधों को पानी देने चली गई। दर्शक बंधु कथा अभी यहीं खत्म नहीं होती। अभी हम यह भी जानेंगे उन 3 कारणों के बारे में जिसके वजह से एक बहू अपने सास ससुर के ऊपर अत्याचार करने लगती है। दर्शक बंधु आपका समय नष्ट न करते हुए उन तीनों कारणों के बारे में जानते हैं। पहला कारण, असुरक्षा की भावना।
जब कोई लड़की नए घर में जाती है तो वह अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही होती है। ससुराल का माहौल उसके लिए नया होता है और अगर वहां उसे प्यार और अपनापन महसूस नहीं होता तो उसके अंदर असुरक्षा की भावना घर करने लगती है। यह असुरक्षा कभी कभी गुस्से और नफरत में बदल जाती है। उसे लगता है कि अगर वह अपने सास ससुर पर हावी नहीं हुई तो वे उस पर हावी हो जाएंगे। इसी डर से वह एक दीवार खड़ी कर लेती है और धीरे धीरे उनका विरोध करने लगती है। दूसरा कारण बचपन का प्रभाव। एक लड़की अपने माता पिता के घर में जैसे माहौल में पली बड़ी होती है, वह उसके दिमाग पर गहरा असर डालता है। अगर उसने अपने घर में देखा है कि उसकी माँ को ससुराल में बहुत संघर्ष करना पड़ा, उसे दबाया गया, प्रताड़ित किया गया, तो वह अपने ससुराल में जाते ही एक डिफेंसिव मोड में आ जाती है। उसे लगता है कि अगर उसने शुरुआत से ही खुद को मजबूत और सख्त नहीं दिखाया तो उसका भी वही हाल होगा। वह खुद को बचाने के लिए आक्रामक हो जाती है और बिना किसी कारण के अपने सास ससुर को अपने विरोधी के रूप में देखने लगती है। तीसरा कारण बाहरी दखल। कई बार एक बहू अपने सास ससुर से खुश भी होती है, लेकिन बाहरी लोग, चाहे उसके मायके वाले हों, दोस्त हों या समाज के कुछ लोग, उसे इस रिश्ते को गलत तरीके से देखने के लिए मजबूर कर देते हैं। उसे समझाया जाता है कि अगर वह अपने ससुराल वालों की बात मानेगी तो उसकी स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। उसे उकसाया जाता है कि वह अपनी सास से बहस करे, ससुर की बातों को नजरअंदाज करे और खुद को इस घर का असली मालिक साबित करे। धीरे धीरे यह चीजें इतनी बढ़ जाती हैं कि वह एक अलग ही इंसान बन जाती है और फिर वही बहू जो कभी इस परिवार की बेटी बनने आई थी, उसी परिवार के खिलाफ खड़ी हो जाती है। यह तीनों कारण अकेले या मिलकर किसी भी घर में हलचल मचा सकते हैं, रिश्तों में दूरियां ला सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि हर परिवार इन बातों को समझे और ऐसी स्थिति आने से पहले ही समाधान निकालने की कोशिश करे। बहू को अपनापन मिले, ससुराल में सम्मान मिले तो शायद ऐसी समस्याएं कम हो जाएं। लेकिन अगर एक बहू इन कारणों से अपने सास ससुर पर अत्याचार करने लगे तो इसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। घर का माहौल जहरीला हो जाता है और फिर यह रिश्ता सिर्फ नाम का रह जाता है। रिश्ते समझदारी और आपसी सम्मान से चलते हैं। अगर हर कोई अपने अंदर थोड़ी सहनशीलता और प्यार रखे तो शायद ऐसे संघर्ष कभी ना हो। हर बहू, हर सास, हर ससुराल अलग होता है, लेकिन समझने की कोशिश हर किसी को करनी पड़ती है। किसी एक की गलती की वजह से पूरा परिवार बिखर जाता है। इसीलिए जरूरी है कि हम अपने रिश्तों को समय दें, धैर्य रखें और सबसे जरूरी एक दूसरे की भावनाओं को समझें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपने इससे कुछ नया सीखा या आपको लगा कि ये बातें सच में मायने रखती हैं, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।